हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुज कुमार। आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये टॉपिक जेई मेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज की क्लास जो है 1 घंटे की होने वाली है। एटलीस्ट 1 घंटे की तो होगी। तो अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो आपके एटलीस्ट 4 नंबर तो कन्फर्म है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है स्टूडेंट्स, कमेंट में बताइए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे हम, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका कुछ ना कुछ आउटकम्स आता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट जिसका कोई ना कोई आउटकम आना चाहिए या कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट ही ना आए। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका कुछ ना कुछ आउटकम्स या रिजल्ट आता है तो उन्हें बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अगर एग्जांपल की बात करें तो कॉइन है आपके पास, तो अगर आप उस कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमने क्या, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया। तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस की बात करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है और उसके जितने भी आउटकम्स आए हैं उनको अगर मिला के अगर हम एक सेट बना दें तो हम बोलेंगे उसको सैंपल स्पेस। जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने एग्जांपल लिया था कॉइन को टॉस करने का। तो कॉइन को जब टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी या क्या क्या आउटकम्स थे पॉसिबल, हेड था एंड टेल था। तो जो भी पॉसिबल आउटकम आए हैं स्टूडेंट, उनका क्या करना है, हमें सेट बना देना है उनको। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कॉमा टी। ये क्या है, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। अब हम अगर बात करें डाई को अगर थ्रो करें तो डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, आइदर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये सब क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि सेट का नोटेशन है ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है, सैंपल स्पेस। तो फाइनली सैंपल स्पेस क्या होता है, आपने जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उसके जितने भी आउटकम्स आए हैं उनको मिला के, जितने भी आउटकम्स आए हैं उनको मिला के हम क्या करें, एक सेट बना दें, तो उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ओके, तो एक एग्जांपल ये देख लिया। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ए, कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस बताना है कि जब एक कॉइन को क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है और उसी के साथ साथ क्या है, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि कॉइन के जो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। और डाई को जब थ्रो करते हैं तो इसके पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, 1 होता है, 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। तो हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। तो हम एच कॉइन की पॉसिबिलिटी लिख दी, जो पॉसिबल आउटकम आए ये हेड और टेल। हम क्या करेंगे, डाइस के जो भी पॉसिबल आउटकम है वो एच के साथ लगा देंगे। 1 एक बार 1 लगा देंगे, एक बार 2 लगा देंगे, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। इसी प्रकार हम टेल में लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, सैंपल स्पेस इक्वल टू हो जाएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो ये क्या है, सैंपल स्पेस। ओके, अब इवेंट की बात करेंगे। तो स्टूडेंट इवेंट क्या होता है, जैसे आपके पास सैंपल स्पेस है, अगर हम उसमें से कोई एलिमेंट या कुछ एलिमेंट को हम अगर निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इवेंट। तो इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज एन आउटकम और डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस।
तो इवेंट क्या होता है, अगर हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है, अगर हम उसमें से कुछ नंबर निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इवेंट मिल जाएगा। और अगर सैंपल स्पेस, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो कोई कॉइन है, उसको 2 बार क्या किया गया, टॉस किया गया। तो क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसको फिर से किया गया तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है। ओके, तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे। क्या, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सैंपल स्पेस। ओके, अब हम अगर इवेंट की बात करें तो इवेंट ए इक्वल टू क्या हो जाए, गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो अगर हम टी कॉमा टी को निकाल लें या गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा इवेंट हो जाएगा। अगर हम इसी को, अब आपके मन में डाउट आएगा, क्या हम सर गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स ये भी इवेंट हो सकता है या नहीं? हाँ, हो सकता है। हमें क्या करना, जो भी सैंपल स्पेस है उसमें से हम कुछ एलिमेंट को अगर निकाल के एक नया सेट बना दें तो उसे हम बोलते हैं इवेंट। या अगर दूसरे शब्दों में कहें, इवेंट होता है सैंपल स्पेस का सबसेट। ओके, अब इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स, जैसे कोई, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किस टाइप के इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आते हैं, 1 आता है या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। और अगर आपसे बोला जाए कि डाइस को थ्रो करो और उसके 7 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो ये तो मीनिंगलेस है ना, क्योंकि डाइस के हमको पता है कि पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक। बट क्वेश्चन है कि डाइस को थ्रो करो और 7 आने की पॉसिबिलिटी बताओ। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है कि जो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, तो एक एग्जांपल ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल ये ले लीजिए कि सर, एक क्वेश्चन ये है कि आपको बोला जाए कि कॉइन को टॉस करिए और उसकी आउटकम्स क्या क्या होंगे, आइदर हेड होगा या टेल होगा। और अगर आपको, और क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि ऐसा हो सकता है कि ना तो हेड आए या ना तो टेल आए, तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर हम कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या है, एम्प्टी सेट होगा। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट होंगे, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होगी, 0। दैट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पहला एग्जांपल हमने बताया था कि डाइस उसको थ्रो करो और उसके 7 आने की पॉसिबिलिटी की बात करी जाए तो क्या होगी, एम्प्टी होगी। इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा एग्जांपल क्या है, चूजिंग 4 फेसेस कार्ड ऑफ स्पेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कार्ड्स के बारे में आइडिया दे देता हूं कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, कितने टाइप्स के कार्ड होते हैं, 4 टाइप के, 1 2 3 एंड 4। ओके, पहला होता है, पहला आप कोई सा भी मान लीजिए, स्पेड। दूसरा होता है क्लब, तीसरा होता है डायमंड, और चौथा होता है हार्ट्स। तो इसमें कार्ड किस टाइप के होते हैं, A 2 3 डॉट 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 4 होता है 5 अप टू 9 एंड 10, 9, 10। और होता है J K Q। तो इसी टाइप के जो कार्ड होते हैं, इसमें भी क्लब्स में भी होगा A 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 तक, और J K Q। इसी प्रकार डायमंड्स में होंगे सिमिलर टाइप के कार्ड, जिसके नंबरिंग होगी A 2 3 से लेकर 10 तक, और J K Q टाइप के कार्ड। ओके, अब इसमें क्या है, J K Q जो टाइप के जो कार्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड, और जो A कार्ड होता है इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड। ओके, अब ये तो मैंने आइडिया दे दिया आपको कार्ड्स का। तो अब इसमें क्या बोला गया, चूजिंग 4 फेसेस कार्ड ऑफ स्पेड्स। तो इसमें कितने कार्ड्स
फेस कार्ड को चूज करने की पॉसिबिलिटी बोला गया है 4 फेस कार्ड ऑफ स्पेड। तो जबकि आपको पता है कि स्पेड्स में या क्लब्स में या डायमंड्स में या हार्ट्स में फेस कार्ड कितने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। स्पेड्स में कितने हैं फेस कार्ड, 3 है, बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 फेस कार्ड चूज करिए स्पेड्स में। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है जो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों एग्जाम्पल ये है क्या है, पहला एग्जाम्पल था डाइस वाला और दूसरा एग्जाम्पल ये है कार्ड्स वाला। ये दोनों क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो अब बात स्टूडेंट हमने इम्पॉसिबल इवेंट की कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे श्योर इवेंट की। तो जो हमारे पास जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके जो भी पॉसिबल आउटकम आते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस। तो जितने भी सैंपल स्पेस आएंगे वो सारे क्या होंगे, श्योर इवेंट होंगे। ओके, अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर आपसे बोला जाए कि आप डाइस को थ्रो करिए और उसके 6 या 6 से कम आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो 6 से आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये क्या है, श्योर इवेंट है। और दूसरा एग्जांपल ले लें कि आपसे अगर बोला जाए कि आप एक कॉइन को टॉस करिए तो उसके हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने एक कॉइन को क्या है 2 बार टॉस किया, तो आइदर हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है एंड टेल हेड आ सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है और उसके हेड हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो हेड हेड आने की पॉसिबिलिटी है ना, तो ये क्या है, श्योर इवेंट है। ओके, तो जितने भी अगर हमारा इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0। और जो श्योर इवेंट है, सैंपल स्पेस क्या होता है, श्योर इवेंट होते हैं, और जो श्योर इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई सा भी इवेंट हो, सपोज अगर हमने ए मान लिया तो क्या होगी, आइदर लेस देन इक्वल टू 1 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 किस केस में होगी, जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, और 1 किस केस में होगा स्टूडेंट, सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। ओके, अब बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट की। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, इवेंट्स विच हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस। सेम चांस ऑफ अकरेंस मींस ऐसे इवेंट जिनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो, सेम। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं सेम प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल लेता हूं, तो अगर आप आपके पास कोई कॉइन है, अगर आप उसको टॉस करें तो आइदर क्या आ सकता है, आइदर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जितनी हेड आने की पॉसिबिलिटी है उतनी टेल आने की। अगर हम इक्वल टू क्या कर दें, पॉसिबिलिटी ऑफ हेड, और बी को मान लें हम पॉसिबिलिटी ऑफ टेल, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है। तो जो ए एंड बी जो 2 इवेंट हैं वो क्या है, इक्वली लाइकली। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास डाइस है, उसको आपने थ्रो किया है और बोला गया है कि इवेंट जो डाइस है उसका सैंपल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है, सैंपल स्पेस है डाइस का। अब इवेंट की बात करें, इवेंट क्या होता है, जैसा कि पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट हो। तो इवेंट ये क्या है, थ्रोइंग ऑफ एन इवन नंबर इन अ डाई। तो इवन नंबर इन अ डाई कितने हुए, 2 है, 4 एंड 6 है। ये क्या है, इवेंट है। और इवेंट बी क्या है, थ्रोइंग ऑफ एन ऑड नंबर इन डाई। तो ऑड नंबर क्या है, 1, 3, 5। तो अगर हम दोनों इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी की स्टूडेंट आगे डेफिनेशन बताएंगे। इन केस में जो प्रोबेबिलिटी इन दोनों की आएगी, इवेंट ए एंड इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 इक्वल टू 1/2। इस केस में भी 1/2, 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, या सेम चांस ऑफ अकरेंस, या आप बोल सकते हैं सेम प्रोबेबिलिटी। अगर आपके पास 2 इवेंट हैं और उनको इक्वली लाइकली कब बोलेंगे स्टूडेंट, उन्हें इक्वली लाइक तब बोलेंगे जब उनकी सेम चांस ऑफ अकरेंस हो या उनकी सेम प्रोबेबिलिटी हो। अब स्टूडेंट बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या
म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। ओके, हमारे पास कोई दो इवेंट्स हैं, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली डिसजॉइंट कब बोलेंगे? जब अकरेंस ऑफ वन इवेंट रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अनदर। ओके, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो हमारे पास इवेंट हैं उनका, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई दो इवेंट हैं, एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट क्या है? बी है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? फाई हो। फाई मीन्स एम्प्टी या नल सेट हो, या एम्प्टी को एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं? जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो हम बोलेंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? फाई, तो हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। ओके, अब एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे आपको पता है स्टूडेंट कि कॉइन को अगर हम टॉस करें तो उसके सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू होता है आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें कि हेड आने का इवेंट की बात करें, तो अगर हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? एक इवेंट ए है, उसको हेड लिख दिया, और दूसरा इवेंट क्या है? बी, उसको कर दिया टेल। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या करें तो क्या आएगा? मिलेगा हमको एम्प्टी सेट मिलेगा। तो जो इवेंट ए है एंड इवेंट बी है, ये दोनों क्या है? ये है म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। मीन्स ये डिसजॉइंट मीन्स अलग अलग आएंगे, और ये कभी मीन्स सेम नहीं हो सकते हैं। मतलब उनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। म्यूचुअली डिसजॉइंट मीन्स अलग अलग। ओके, दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं स्टूडेंट, आप ट्राई करिए। जैसे आपको पता है कि जो डाई है उसको अगर थ्रो किया जाए तो उसका जो सैंपल स्पेस क्या होता है? एस इक्वल टू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इवेंट ए लें और उसमें एक कंडीशन लगा दें कि इवन आने की पॉसिबिलिटी, इवन आने के जो भी आउटकम्स आएंगे वो इवन आएंगे, तो क्या हो सकता है? 2, 4, 6। और इवेंट बी को हम बोल दें कि जो भी आउटकम्स आएंगे वो कैसे होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। तो 1, 3, 5। अब स्टूडेंट आप बताइए, क्या जो इवेंट मैंने ए लिखा है और इवेंट बी लिखा है वो क्या म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं या नहीं है? ओके, तो स्टूडेंट्स, तो म्यूचुअली डिसजॉइंट चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? हम सबसे पहले करते हैं इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि ए एंड बी में कोई भी एलिमेंट क्या है? कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट ये क्या है? म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? कोई कॉइन है हमारे पास, उसको हमने टॉस किया है ट्वाइस टाइम। तो सैंपल स्पेस क्या होगा स्टूडेंट? कोई कॉइन है, अगर कॉइन है आपके पास तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा? आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। हमने क्या किया? 2 बार उसको टॉस किया, तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, एंड टेल टेल आ सकता है। तो इवेंट ए को अगर हम ये ले लें कि हेड अकर्स एट लीस्ट वंस, तो क्या हो जाएगा? हेड अकर्स एट लीस्ट वन। तो इवेंट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें एक बार आया, 2 बार आया, तो हमको कम से कम एक बार तो हेड चाहिए, तो ये आ जाएगा। इसमें एक बार एच आया तो ये आ जाएगा। इसमें एक बार एच मीन्स हेड, टी मीन्स टेल। ओके, तो इवेंट ए के हेड अकर्स एट लीस्ट, इस पे फोकस करना है स्टूडेंट, वंस। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इवेंट ए में? हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड। टेल टेल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंडीशन क्या है? हेड एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए। अब इवेंट बी की बात करते हैं। इवेंट बी क्या है? टेल अकर्स 2 टाइम्स। तो इसमें टेल तो आया ही नहीं है, क्रॉस हो गया। इसमें क्या है? टेल आया है बट ओनली 1 टाइम्स आया। तो हमको क्या चाहिए? टेल चाहिए, वो भी 2 टाइम्स। तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं, केवल ये वाला पॉसिबल है, क्योंकि ये टेल आया है वो भी ट्वाइस टाइम। तो बी इक्वल टू कितना आएगा? टी टी या टेल टेल। तो अब आप स्टूडेंट देखिए, सेट ए एंड सी सेट बी है, उनका इंटरसेक्शन क्या है? तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है? यस या नो? आंसर आना चाहिए नो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एम्प्टी है। तो इवेंट ए एंड बी को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट। ओके, अब एग्जॉस्टिव इवेंट की बात करेंगे कि इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट हम किसे बोलेंगे?
कि ऐसे इवेंट हों जैसे कोई E1 E2 डॉट डॉट EN क्या है हमारे पास, इवेंट्स हैं किसी भी सैंपल स्पेस के। ओके, तो हमें क्या करना होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट अगर हो तो हम क्या करें, अगर जो भी जितने भी इवेंट हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें और हमें पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगी तो हम बोलेंगे कि जो भी हैं इवेंट A B C क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगे। ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लें कि डाइस क्या है, डाइस है, डाइस को अगर हम थ्रो करें तो हमें उसका सैंपल स्पेस क्या मिलता है, एस इक्वल टू क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इवेंट ए अगर हम मान लें थ्रोइंग ऑफ अ प्राइम नंबर्स इन अ डाई, तो हमने डाई को थ्रो किया और आउटकम की बात की कि प्राइम आने चाहिए। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर कौन कौन सी होगी, 1 से लेके 6 के बीच में, 2 होगी, 3 होगी एंड 5 होगी। अब इवेंट बी में कंडीशन लगाएगी थ्रोइंग ऑफ एन ऑड नंबर्स इन अ डाई, तो 1 से लेके 6 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं, 3 ऑड नंबर है। कौन कौन से, 1 है, 3 एंड 5। इवेंट सी क्या है, थ्रोइंग ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 4 या 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 4, 5, 6, तो इसमें आ जाएगा 4, 5 एंड 6। अगर हम इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी को एक साथ ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका अगर यूनियन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट। तो हम इवेंट ए, बी एंड सी को क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, अब बात करेंगे स्टूडेंट क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक स्टूडेंट मैंने केवल बेसिक आइडिया आपको बताया था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं और पॉसिबिलिटी बताई थी कि किसका क्या होता है। अब हम क्लासिकल डेफिनेशन की बात करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई हमारे पास इवेंट ए है किसी सैंपल स्पेस का। ओके, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की तो दिस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। न्यूमरेटर में इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिनोमिनेटर में बोलते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। या एन ऑफ एस क्या होता है, एस को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ एस क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ एस। कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, वो भी कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, एन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए, तो क्या आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब एग्जांपल एक ले लेते हैं कि आपको स्टूडेंट पता है कि अगर हम टॉस कॉइन को अगर टॉस करें तो इसका सैंपल स्पेस क्या होता है, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, अगर आपसे बोला जाए एक इवेंट स्पेस ले लिया ए और बोला जाए कि हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो ए में क्या आएगा, ओनली हेड आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, तो टोटल एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए में कितने हैं, 1 ही तो है, 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में कितने हैं, 1 एंड 2, तो कितने हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा 1/2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। इसी प्रकार हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, वो भी आएगी 1/2। तो स्टूडेंट अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस निकाल ली, अकरेंस ऑफ इवेंट निकाल ली, तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिस इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। ओके, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हमें पता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट पता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस निकाल सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट कि डाइस को हमने क्या किया, थ्रो किया है, और आपको पता ही है उसका जो सैंपल स्पेस क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो एक इवेंट हमने मान लिया, इवेंट ए इक्वल टू क्या है, जो भी जितने भी आउटकम्स आएंगे वो कैसे होने चाहिए, इवन। तो क्या क्या इनमें से 1 से लेके 6 तक के बीच में कितने नंबर इवन है, 3 नंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है एंड 6 है। और अगर हम एक दूसरा इवेंट ले लें, इवेंट बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1, 3, 5। इवेंट बी को हमने कैसे लिया कि जो भी हमारे आउटकम्स आए वो कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन
ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये क्या है, एन ऑफ ए क्या हो, इनको बोलेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एस, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने, 3, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट, 6, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट वी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6, दिस इक्वल टू 1/2। तो हमें क्या मिला है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट अभी हमने पिछली स्लाइड्स में कुछ ही समय पहले मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास दो इवेंट्स हैं, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो तो हम उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। तो जो इवेंट ए एंड बी, अब आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टूडेंट क्या इवेंट ए एंड इवेंट बी इक्वली लाइकली इवेंट हैं या नहीं, सोच के बताइए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट आंसर है यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, सेम है। तो इवेंट ए एंड इवेंट बी को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, इफ 3 ऑफ द 6 वर्टेक्सेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर चूजन एट रैंडम। ठीक है, क्या बोला गया है कि इफ 3 ऑफ द 6 वर्टेक्सेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर चूजन एट रैंडम, तो हमें, तो स्टूडेंट टोटल आउटकम्स कितने गिवन है, टोटल आउटकम्स बोला गया है कि 6 वर्टेक्सेस हैं किसकी, रेगुलर हेक्सागन की, किसमें क्या है 3 को चूज किया गया, तो ये हो जाएगा 6 3 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमें स्टूडेंट क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 कितना मिलेगा, 3 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें कितना मिला स्टूडेंट, मिला 20। तो टोटल आउटकम्स कितने मिले 20। ओके, क्वेश्चन क्या है, हेक्सागन है, वो भी रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जिसके कितने हैं 6 वर्टेक्सेस हैं और जिसमें 3 को चूज किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड विद दी चूजन वर्टेक्सेस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल 6 वर्टेक्सेस हैं, उनमें से हमने कितने वर्टेक्सेस को हमें चूज करना है, 3 को करना है, और उसके बाद क्या करना है, हमें जितने भी हमने 3 वर्टेक्सेस चूज किए हैं उनको क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर हमने इवेंट ए माना है ऐसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। ओके, तो टोटल आउटकम्स हमें स्टूडेंट पता है कितने 20 हैं। ओके, हम अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लें तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इजीली। तो कंडीशन क्या गिवन है कि जो 3 हमने वर्टेक्स चूज किए उनकी हेल्प से हम क्या बनाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट अगर हमने ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो केवल 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे या समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो अगर हम एक तो ये बनेगा, अगर आपके पास रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें केवल स्टूडेंट 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, एक तो ये और दूसरा मैं दूसरे कलर चूज करता हूं। ओके, तो एक जो रेड कलर में जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है, एक ये पॉसिबिलिटी है, और जो दूसरे कलर ग्रीन में बनाया है ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट, एक रेड वाला एक ग्रीन वाला, तो कितने आउटकम्स हैं फेवरेबल 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमने इवेंट ए माना था तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाई कितना है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 20, इक्वल टू कितना मिला 1/10। ओके, तो स्टूडेंट ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ओके,
समझ में आया स्टूडेंट? ये क्या था, बेसिक जो क्लासिकल डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी का, उसका यूज करके हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, लेट एस इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट 20। ओके, हमारे पास कोई सेट गिवन है 1 से लेके 20 तक, उसमें एलिमेंट है। अ सबसेट बी ऑफ एस इज सेड टू बी नाइस। ओके, इफ द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी इज 203। तो हमारे पास एक सेट गिवन है, बी क्या है, सबसेट ऑफ एस है, उसको हम नाइस कब बोलेंगे, जब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर हम उनका सम करें और वो कितना आना चाहिए, 203। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली चूज इन सबसेट ऑफ एस इज नाइस। ओके, तो हमारे पास सेट एस गिवन है, एस इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3 डॉट 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 20। बी क्या है, सबसेट ऑफ एस है, ठीक है। और उसको नाइस कब बोलेंगे, जब बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सम कितना होना चाहिए, 203। तो बी एस का सबसेट है, तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो स्टूडेंट बी क्या है, सबसेट ऑफ एस है, तो टोटल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। तो स्टूडेंट आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, कोई अगर फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट है, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो यहाँ पर 2 पावर कितना हो जाएगा, सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 20, तो 2 पावर 20, तो टोटल आउटकम्स कितने आए, 2 पावर 20। तो हमें निकालना है स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो हमें बी के अंदर ऐसे एलिमेंट चाहिए अगर उनका सम करें तो 203 मिल जाए। तो एस के अंदर कितने स्टूडेंट एलिमेंट हैं, 1 से 20 तक हैं। अगर हम एस के सारे एलिमेंट का अगर एडिशन करें तो हमें क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट एस में कौन से एलिमेंट हैं, 1 से लेके 20 तक, ये क्या है, सारी नेचुरल नंबर। हाँ, अभिजीत पांडे जी ने सही जवाब दिया था, जो पिछला क्वेश्चन था, बहुत अच्छे। अब हम करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे एस में क्या है, 1 से लेके 20 तक, ये क्या है, नेचुरल नंबर। अगर हम इनका सम निकालें तो स्टूडेंट अगर आपके पास 1 से लेके अगर n तक नेचुरल नंबर हैं तो उनका स्टूडेंट सम होता है 1 + 2 + डॉट डॉट n का फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एस में क्या है, n की जगह कितनी है, 20, तो 1 + 2 + डॉट डॉट 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2, कितना मिलेगा, 210। तो एस के अगर हम सारे एलिमेंट को अगर ऐड करें तो हमको मिलेगा 210। तो स्टूडेंट 203 एंड 210 में केवल कितना डिफरेंस है, ओनली 7, ठीक है। तो हम बी में वो सारे एलिमेंट लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमको बी में वैसे वो एलिमेंट चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, 203। बट अगर हम एस में से एस का करें तो एस में कितने हैं, सम है सारे एलिमेंट का 210। तो अगर हम इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 7 को सब्ट्रैक्ट करने का मीन है कि ऐसे एलिमेंट को हटा दें जिनका योग क्या हो, 7 हो। ओके, तो स्टूडेंट 1 से 20 के बीच में कितने वैल्यूज होंगी, या कितने पेयर बनेंगे, या कितने एलिमेंट होंगे जिनका सम क्या हो, 7 हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम 7 ही ले सकते हैं, क्योंकि 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें और बी को अगर हम मान लें, बी को अगर अच्छे से थोड़े से बताता हूँ, बी इक्वल टू क्या अगर मान लें 1 से लेके 2 डॉट 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 2 3 4 5 6 8 9 डॉट डॉट 20। इसमें क्या, अगर हमने 7 को हटा दिया, ओके, तो बी की एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिनका सम क्या हो, 7। अगर हम 2 और 5 लें, 2 एलिमेंट को हटा दें, 2 और 5 का सम कितना होता है स्टूडेंट, 7। तो अगर 210 में से 7 घटाएं हमको कितना मिल जाएगा, 203। तो एक पेयर मिल जाएगा 2,5।
एक पेयर ये भी मिल जाएगा स्टूडेंट 3,4, क्योंकि 3 और 4 का अगर सम करें क्या है 7 आ जाएगा। ओके, और एक और पॉसिबिलिटी मिल सकती है 1,6। ओके, अब और पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, इनके अलावा हो सकती है पॉसिबिलिटी स्टूडेंट, ट्राई करिए एक बार आप। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट 1,2,4। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, बी की पॉसिबिलिटी कितनी है टोटल? 5। 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जो बी सेट है वो नाइस होने की उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5। तो 5 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 पावर 20। तो 2 पावर 20। तो स्टूडेंट ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। और ए बी एंड डी क्या है? रॉन्ग आंसर है। ओनली सी आंसर क्या है? करेक्ट है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे स्टूडेंट ऑड इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट की बात। तो कोई इवेंट स्पेस है, अगर उसको हम ऑड्स इन फेवर कब बोलेंगे? जब और आपके पास कोई सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसका कोई इवेंट दे दिया गया आपको ए, तो आपसे ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए निकालिए। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इक्वल टू एम बाई एम प्लस 1। एम को हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एम प्लस एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या होता है? एम रेशियो एन। ओके, एम रेशियो एन। ये क्या है? फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या है? अनफेवर। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऑड्स इन फेवर क्या होगा? एम रेशियो एन। और स्टूडेंट अगर ऑड्स अगेंस्ट की बात करी जाए तो हम क्या करेंगे? ऑड्स इन फेवर का उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। ये क्या है? एम रेशियो एन है तो इसको एन रेशियो एम कर देगा। ऑड्स अगेंस्ट अगर दिया जाए एन रेशियो एम तो ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा? एम रेशियो एन। अगर ऑड्स इन फेवर गिवन हो एम रेशियो एन तो ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा? एन रेशियो एम। जस्ट हमें क्या करना है? रिवर्स करना है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 2:5 गिवन है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप ए ऑड्स इन फेवर निकालना है और एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ऑड्स अगेंस्ट निकालना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ए ऑफ ए क्या हो जाएगी? अगर ये क्या हो जाएगा? एम रेशियो एन। एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू कितनी है? 5। तो पी ऑफ ए क्या होता है? एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एन दिस इक्वल टू क्या जाएगा? 2/2 प्लस 5 दिस इक्वल टू कितना होगा? 2/7। ये क्या आ जाएगा? ऑड्स इन फेवर। अगर हम बात करें ऑड्स अगेंस्ट की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? ऑड्स इन अगेंस्ट। इसकी बात करेंगे तो क्या करते हैं हम? जो भी हमको एम रेशियो एन है उसका क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? एन रेशियो एम। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी इस केस में? एन डिवाइड बाई एम प्लस एन। तो एन की वैल्यू कितनी है? एन रेशियो एम, तो ये हो जाएगा 5:2। ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई एम प्लस एन, क्या हो जाएगा? 7। ओके, अब स्टूडेंट एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है, उसके कोई 2 इवेंट ले रखे हैं हमने ए एंड बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको स्टूडेंट वेन डायग्राम से समझते हैं। ओके, तो ये है ए, ये है बी। ओके, हमें ए यूनियन बी चाहिए तो हमें ये वाला चाहिए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख ली। अब ये स्टूडेंट मैंने सबट्रैक्ट क्यों किया? सबट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि पहले मैंने इसको पूरे को ले लिया, ठीक है, फिर इसको ले लिया दोबारा, तो ये जो अंदर वाला एरिया जो कवर है वो हमने 2 बार ले लिया, तो हम इसको क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? अगर 0 हो, मीन्स अगर कुछ सेट कुछ इस टाइप से गिवन हो, एक सेट ए इधर है, एक सेट बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है तो हम ये वाला सेक्शन
कट कर देंगे, ये वाला पार्ट कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किस केस में होगा ये फॉर्मूला, जब ए एंड बी वो क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट इवेंट्स होने चाहिए। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे डाइस को मैंने थ्रो किया, एक मिनट, डाई है, उसको हमने क्या किया, थ्रो किया, उसका सैंपल स्पेस क्या होता है इसमें 1 2 3 4 5 6। ओके, इवेंट ए को हमने माना है कि जो भी आउटकम्स आएंगे वो कैसे होने चाहिए, इवन, तो 2 4 6। इवेंट बी क्या है, वो सारे आउटकम्स जो क्या ऑड होने चाहिए 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई थी स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स 6 दिस इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई थी स्टूडेंट 3/6 दिस इक्वल टू क्या आई थी 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/2। ठीक है, और अगर हम इवेंट ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है स्टूडेंट, एम्प्टी सेट है, तो ए इवेंट ए एंड इवेंट बी क्या है, एम्प्टी है। ओके, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मीन्स क्या है, 5 क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, 0 होती है। तो हमें स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी निकाल सकते हैं, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0, तो यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगी 1। ओके, अब एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे, वाई डिमॉर्गन लॉ। तो स्टूडेंट एक बार आपको डिमॉर्गन लॉ बता दे रहा हूं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ होता है, सेकेंड डिमॉर्गन लॉ होता है ए इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन वी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको याद कैसे करेंगे, अगर ये यूनियन कॉम्प्लीमेंट की बात की गई है तो जो यूनियन वाला है उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी सेट्स हैं या इवेंट्स हैं उन पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये जस्ट रिवर्स कर देंगे। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इसमें इंटरसेक्शन है स्टूडेंट तो इसमें यूनियन कर देंगे। ये क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। ओके, अब डिमॉर्गन लॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम लगा दें, ये जो इसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी लगा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम सेकंड वाले डिमॉर्गन लॉ में अगर प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिस इक्वल टू क्या हो जाए, ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहां तक समझ आया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वी कॉम्प्लीमेंट, ओके, इसका मीन होता है स्टूडेंट नेदर ए नॉर वी। ओके, और स्टूडेंट अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, अगर पूछा जाए आपसे, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 1 माइनस जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी है किसका, ए यूनियन बी, सब्ट्रैक्ट कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी। और दूसरा पॉइंट है कि अगर हम आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन वी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स ये आप नोट कर लीजिए। ओके अनुज नागर जी, नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा नहीं लिखूं। ओके, थैंक्स फॉर सजेशन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमने फॉर्मूलेस बताए हैं पिछली स्लाइड्स में, पिछली 2 स्लाइड्स में, उनका यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। ओके, तो एनसीसी वाले को हम इवेंट ए मान लेंगे और एनएसएस वाले को हम इवेंट बी मान लेंगे। तो 30 ऑप्टेड फॉर एनएसएस और एंड 20 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। तो स्टूडेंट हमने क्या मान लिया, एक इवेंट क्या एनसीसी को हमने ए माना है और एनएसएस को बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ए किसके लिए है, एनसीसी के लिए है, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल
आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं 40 डिवाइडेड बाई 60 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी क्या है NSS, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स दिस इक्वल टू कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं NSS के 30 डिवाइड बाई कितना करेंगे 60 दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब पूछा गया कि एक और चीज गिवन है 20 ऑप्टेटेड फॉर NCC एंड NSS मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बोथ की बात की गई है, अगर और वर्ड लगा होता, अगर दो इवेंट्स के बीच में ए और बी की बात करेंगे तो हम यूनियन लगाते हैं, ए एंड बी की बात करें तो हम इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। कितने हैं फेवरेबल आउटकम 20 डिवाइड बाई 60 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड हैज ऑप्टेड नाइदर फॉर NCC नॉर फॉर NSS। तो स्टूडेंट अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था कि नाइदर ए नॉर बी के केस में हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें क्या करना है निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है स्टूडेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पिछली स्लाइड्स में बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगी 2/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या आया 1/6। ओके, तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट होगा। ओके, आंसर आया 1/6। ओके, अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है लेट ए एंड बी भी 2 इवेंट्स हैं। हमारे पास कोई 2 इवेंट्स गिवन है हमको, क्या क्या गिवन है, एक इवेंट ए है दूसरा इवेंट क्या है बी है, सच दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। ओके, इज प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है किसकी एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स इज कितनी गिवन है 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी अकर्स इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मींस हमें ए यूनियन की बात करेंगे तो हमको क्या क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या है गिवन है 1/2। देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर्स टुगेदर। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों क्या है एक साथ होने चाहिए। तो ये क्या होगा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ए और बी की बात करी जाए तो ये होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसे स्टूडेंट वेन डायग्राम से समझें तो ये क्या है, अगर इसे ए मान लें ये बी मान लें। ओके, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मीन्स या तो ये और इसकी बात की गई है। ठीक है, ये क्या है वन ऑफ देम अकर्स। ओके, तो स्टूडेंट हमें एग्जैक्टली ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5 इक्वल टू। तो स्टूडेंट हमें फॉर्मूला पता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमें स्टूडेंट किसकी वैल्यू निकाल इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/5। हमें क्या निकालना है, बोथ अकर्स मींस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस 2/5। तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए यूनियन की। ओके तो स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए और बी, तो सॉरी यहाँ पर यूनियन की बात होगी क्योंकि ए और बी लगा हुआ है। तो अगर और लगा होता है तो यूनियन की बात होती है, और अगर एंड लगा है तो इंटरसेक्शन की बात। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितने गिवन है, 1/2। तो 1/2 प्लस 2/5 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा हमको, 1/2 सॉरी यहाँ होगा, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी है, 1/2। तो 1/2 माइनस 2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4/10 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10। तो कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है, 1/10 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1। कितनी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए। ओके यहां तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब जैसा कि पिछली स्लाइड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारे पास दो इवेंट्स हों तो उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाल सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई 3 इवेंट्स हैं, इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी है और कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके सैंपल स्पेस के ए बी सी क्या है, सबसेट है। अब हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करी जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम जितने भी हमको इवेंट गिवन है उनकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, उनका एडिशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। फिर हम क्या करेंगे, जो भी पेयर बनेंगे ए बी सी एंड ए सी, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनके इंटरसेक्शन को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस फिर से कर देंगे ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। ओके ये होता है फॉर्मूला। अब बात करेंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहीं किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी क्या है अकर्स की बात करी जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन का फॉर्मूला इस टाइप का, अगर कहीं भी कंडीशन गिवन हो तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास 3 इवेंट हैं तो ये बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी क्या अकर्स, अगर हम पेन डायग्राम की बात करें ए बी एंड सी, तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम मीन्स कुछ इस टाइप का ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस क्या करेंगे 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके अब एक और पॉइंट है कि अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए एट लीस्ट 2 ऑफ ए बी सी अकर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट ये फॉर्मूलेज हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब एक और पॉइंट है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी अकर्स की बात की जाए, उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं
जो भी मैंने ये फॉर्मूलेज बताए हैं इनसे रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इवेंट्स। हमारे पास कोई 3 इवेंट्स हैं, ए, बी एंड सी है। तो जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको गिवन है कितना है, 0.6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें गिवन है 0.5। ओके, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है, 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है, 0.3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कितना गिवन है, 0.2। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी गिवन है इक्वल टू बीटा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू कितना गिवन है, अल्फा। वेयर अल्फा कहां से कहां लाई कर रहा है, अल्फा बिलोंग्स टू कर रहा है, अल्फा इसको अगर हम लिखें तो अल्फा बिलोंग्स टू कर रहा है क्लोज इंटरवल 0.85 टू 0.95। ओके, देन बीटा की रेंज बतानी है हमको कि बीटा कहां से कहां लाई करता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो स्टूडेंट जो जो वैल्यू हमको पता है वो हम पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी पता है हमको, 0.6 हो गया 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कितनी है, 0.4। सी की कितनी है, 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है हमको गिवन नहीं है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लेके रहने देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है स्टूडेंट, बी इंटरसेक्शन सी गिवन है बीटा, तो यहाँ माइनस बीटा करेंगे। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है, 0.3, तो 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने गिवन है, 0.2, तो 0.2 लिख दिया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितनी गिवन है स्टूडेंट, अल्फा गिवन है, तो अल्फा। ओके, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अल्फा इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.5 माइनस, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो इसकी जगह हमको फॉर्मूला पता होता है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है स्टूडेंट, 0.6 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी है, 0.8, तो 0.8। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, हम ये पुट कर देंगे। कितनी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 0.2। ओके, तो यहाँ पुट कर देंगे 0.2 माइनस का बीटा माइनस का 0.3 प्लस 0.2, तो प्लस का 0.2 से माइनस का 0.2 कट हो गया। ओके, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, इनको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.5 हमें मिलेगा 1.5। 1.5 में से अगर हम 0.3 घटाएं तो हमको मिलेगा 1.2 माइनस बीटा। तो बीटा की हमें वो निकालना है, इंटरवल निकालना है कि बीटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1.2 माइनस अल्फा। ओके, अब हमें अल्फा की रेंज गिवन है, कितनी गिवन है, अल्फा क्या है, 0.85 से बड़ा एंड 0.95 से छोटा। ओके, तो स्टूडेंट हमें क्या रिजल्ट क्या मिला था, रिजल्ट मिला था अल्फा इक्वल टू 1.2 माइनस बीटा। और अल्फा की रेंज कितनी गिवन है, अल्फा गिवन है कि 0.85 से बड़ा और उसके बराबर अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.95। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू इस इन टर्म ऑफ बीटा लिख दें इसके अंदर तो क्या मिलेगा, 0.85 लेस देन इक्वल टू 1.2 माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0.95। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट माइनस से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट माइनस का 0.85 ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा माइनस 1.2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 0.95। तो इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 0.95 लेस देन इक्वल टू बीटा माइनस 1.2 लेस देन इक्वल टू माइनस का 0.85। हम करेंगे स्टूडेंट 1.2 को ऐड कर देंगे ईच टर्म में, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.95 प्लस 1.2
लेस देन इक्वल टू बीटा माइनस 1.2 प्लस 1.2 लेस देन इक्वल टू 1.2 माइनस 0.85। तो ये प्लस का 1.2 माइनस के 1.2 से कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा बीटा लेस देन इक्वल टू, अब 1.2 में से अगर हम 0.85 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 0.35, और अगर हम 1.2 में से 0.95 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 0.25। तो यहाँ से बीटा की हमें कितनी रेंज मिली, बीटा मिला 0.35 एंड बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ मिली, बीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0.25 से लेके 0.35 से। तो कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट, बीटा कहाँ से कहाँ कर रहा है, बीटा कर रहा है लाई, बीटा आया हमारा, बीटा रेड से लिखते हैं, बीटा क्या है, लेस देन इक्वल टू 0.35 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.25। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा बिलोंग्स टू 0.25 टू 0.35। ओके, तो ऑप्शन स्टूडेंट देखिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो ए क्या है हमारे पास, इवेंट्स है ऑफ इंटरेस्ट, एंड इवेंट बी क्या है, ऑलरेडी अकर्ड। तो जो हमारे पास दो इवेंट है जिसमें क्या है, बी जो इवेंट है वो ऑलरेडी अकर्ड, मतलब वो पहले ही हो चुका है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी ऑलरेडी अकर्स इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, या इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जबकि बी क्या हो चुका है, अकर्ड, मतलब पहले से इवेंट हो चुका है। या इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या पी ऑफ ए ऑब्लिक बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, या पी ऑफ ए इस टाइप से लिखते हैं। ये इन जो भी तीन सिंबल्स ये लिखे हैं, रिप्रेजेंटेशन लिखी है, तो ये क्या है, इनके तीनों का मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, बी क्या है, ऑलरेडी अकर्ड है, दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी टू नल इवेंट्स, मीन्स जो इवेंट्स हैं वो एम्प्टी नहीं है, मीन्स इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट तो नहीं है। ओके, सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट। तो हमको ऑप्शन ए क्या करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, बी क्या है, ऑलरेडी अकर्स है, तो इक्वल टू पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमको क्या है, सारे ऑप्शन चेक करने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, बी क्या अकर्ड है, तो सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो हमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है कि बी अकर्ड हो चुका है, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डिवाइड में वही आता है कि जिसका क्या होता है स्टूडेंट, जिसे बोलते हैं हम कि जो इवेंट्स अकर्ड हो चुका है, मतलब पहले से हो चुका हो। तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इवेंट है हमारे वो क्या है, नल है, मतलब नन एम्प्टी है। तो हमको केवल स्टूडेंट तभी पता, हमको पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल जो नल इवेंट होता है उसकी 0 होती है, और अगर हमारा सैंपल स्पेस है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर बात करें, ये क्या हो गया, डिग्री ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ओके, ठीक है। अगर हम जब हमको कंडीशन मिली है प्रोबेबिलिटी ऑफ वी क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0 है, तो अच्छी बात है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1, अगर हम इसका रिवर्स करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी आइदर 0 होगी या 1 होगी मैक्सिमम, बट प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या है, ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो इवेंट ए है वो क्या है, नन एम्प्टी इवेंट है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, तो ये क्या मिलेगा हमको, फाइनल मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिखता है प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगा ए
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें जिसमें क्या है बी इवेंट क्या है अकर्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या मिला है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें मिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा फाइनली हमें मिलेगा स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट बी क्या है ऑलरेडी अकर दिस ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, तो स्टूडेंट देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन बी क्या है सही आ रहा है। ओके, और बाकी के ऑप्शन, जब ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन डी क्या है ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है। वट आप फॉर्मूला देखिए तो इससे क्या होगा, ऑप्शन ए भी रॉन्ग है और ऑप्शन सी भी रॉन्ग है और ओनली ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, ये भी स्टूडेंट बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है। क्या है, हमें क्या करना होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसमें क्या है इवेंट भी क्या है ऑलरेडी अकर्स हो चुका है, दिस इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, अब स्टूडेंट आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर इसमें तो इवेंट भी अकर्ड है पहले ऑलरेडी, अगर हम क्या होता है अगर इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड हुआ तो क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ए। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या है प्रोबेबिलिटी सेम होती है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएं तो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए व्हेन ये क्या है ए जो इवेंट ए है वो ऑलरेडी अकर्ड होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आपके पास कोई इवेंट है, एक इवेंट ए है दूसरा इवेंट क्या है बी है। अगर दोनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो हम उनको बोलेंगे उनकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाए कि इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आपको एक और कंडीशन लगा दी जाए कि जो इवेंट है वो क्या है इंडिपेंडेंट है, तो दिस इक्वल टू क्या आएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल हो गया तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो क्या मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और अगर इसी प्रकार अगर आपसे बोला जाए कि जो इवेंट है ए वो ऑलरेडी अकर्ड है तो क्या हो जाएगा बी बाई ए दिस इक्वल टू इस केस में मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जो चैट में आपको वो ग्रुप दिया गया है, ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।